बौद्धि धर्मन एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्धि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था उसको प्राप्त कर लिया। बौद्धि धर्मन के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। 520-526 ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी, जिसे च्यान या झेन कहते हैं। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया। बौद्धि धर्मन के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें से एक बात का जिक्र यहाँ किया गया है कि बौद्धि धर्मन की मृत्यु कैसे हुई। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि अर्थात मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। प्रबुद्ध होने के बाद राजमाता के आदेश पर उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेजा गया। महीनों के कठिन सफर के बाद बौद्धि धर्मन ने चीन देश के नानयिन, जिसे नानकिंग भी कहा जाता है, उस गांव पहुंचे। कहते हैं कि इस गांव के ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब बौद्धि धर्मन के यहाँ पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही ये संकट समझ लिया। ऐसा जानकर उन्हें उस गांव में खदेड़ दिया गया, गांव में घुसने ही नहीं दिया। अब बौद्धि धर्मन गांव के बाहर रहने लगे। उन्हें वहां से चले जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाला था और वो आ गया, जिससे लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित बच्चों या अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते ताकि किसी दूसरे को ये बीमारी ना लग जाए। बौद्धि धर्मन चूंकि आयुर्वेद के जानकार थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की तथा उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि ये व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं बल्कि हमारे संकट को दूर करने आया है। गांव के लोगों ने तब सह सम्मान उन्हें गांव में शरण दी, उन्हें रहने दिया, उनका मान सम्मान किया और बौद्धि धर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने के काम पर लगा दिया और इस तरह पूरे गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर गांव को महामारी से बचा लिया। अब एक संकट खत्म ही हुआ था कि गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवानों और लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वे बर्बरता के साथ लोगों को मारने लगे। गांव वाले समझते थे कि बौद्धि धर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में माहिर हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बौद्धि धर्मन एक प्रबुद्ध, सम्मोहनविद और कालारिपट्टू, जिसे आज के समय में मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, इस विद्या में पारंगत थे। बौद्धि धर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर हथियार बंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बौद्धि धर्मन को लुटेरों की उन टोली से अकेले लड़ते हुए देखा तो वे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वो समझ गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बौद्धि धर्मन का सम्मान और बढ़ गया। अब बौद्धि धर्मन ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए इस विद्या को सिखाया। गांव के लोग उनसे प्यार करने लगे और प्यार से उन्हें धापू बुलाने लगे। कई वर्षों बाद उन्होंने वहां से भारत जाने की इच्छा जताई। तब ज्योतिषियों ने गांव पर फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की
अब गांव वालों ने एक जगह एकत्र होकर यह निर्णय लिया कि अगर इस संकट से बचना है तो बोधिधर्मन को यहीं रोकना होगा, किसी भी हाल में। यदि वो नहीं रुकते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकना है, किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा या मुर्दा रोकना ही होगा। गांव वाले ये जानते थे कि बोधिधर्मन से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने बोधिधर्मन को रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन बोधिधर्मन ये बात भली भांति जान गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? गांव वालों ने कहा कि हमारे ज्योतिषियों के अनुसार आपके शरीर को अगर यहीं दफना दिया जाए तो हमारा गांव हमेशा के लिए संकट से मुक्त हो जाएगा। बोधिधर्मन ने कहा, बस इतनी सी इच्छा। बोधिधर्मन ने गांव वालों की इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्हें जहर मिला वो भोजन बड़े ही चाव से खा लिया।